अंडमान के लोगों को और बेवकूफ बना के मत रखा करिए। मेरा कंसर्न सबसे ज्यादा है जो इंटर आइलैंड्स में रहते हैं। शमशान घाट जो हमारे यहाँ चंडी घाट में उपलब्ध है, उसमें गंदगी बहुत ज्यादा है। कि अस्थि विसर्जन घाट का जो कार्य चल रहा है, इसको जल्द से जल्द अगर पूरा कराया जाए तो हिंदू समाज और सनातनियों के लिए बहुत बड़ा एक वरदान की तरह होगा। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। सभी को नमस्कार। आज आप सबको यहाँ पे बुलाया गया है। हम लोग एक प्रेस मीट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत काफी सारे पॉइंट्स में जो है हम लोग आज बात करेंगे। कुछ लेटर्स जो है, कुछ कम्युनिकेशन हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किए हैं, उसके संदर्भ में भी बात करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा वो है आपका, जैसे मैं खुद जो है काफी दिनों से आपका जीवी पंत हॉस्पिटल और हेल्थ सेक्टर को लेके काफी सारा मुहिम और काम कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत जो है मैं आज फिर से ये बात बोलना चाहूंगा कि जीवी पंत हॉस्पिटल, खास करके जीवी पंत हॉस्पिटल, उसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पे एमआरआई और ईसीजी फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है। खास करके जो ट्रॉमा पेशेंट्स है, जो एक्सीडेंट पेशेंट्स है, जिनको सडन जरूरत पड़ता है कि उनका जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपरली किया जाए ताकि ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो उसके लिए जो है एमआरआई और ईसीजी जैसा फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा इसके साथ साथ कि जीवी पंत हॉस्पिटल में खास करके जहाँ पे ये फैसिलिटीज का अलॉटमेंट है, जहाँ पे एमआरआई मशीन रखने का जगह है, वहाँ पे प्रावधान है, वो सब जगह में इसको एक्टिव किया जाए। यहाँ पे मशीन्स रखा जाता है, टेक्नीशियंस नहीं रहता है, टेक्नीशियंस आता है तो मशीन्स खराब हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए 1-2 साल लग जाता है। तो ये सब जो है आइंदा और ना दोहराए, क्योंकि काफी सालों से सेम पॉइंट्स में हम लोग बात किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जो है डेवलपमेंट उतना खास नहीं हो रहा है। अगर एमआरआई मशीन यहाँ पे है, अगर टेक्नीशियन है, तो आज भी क्यों हमारे पेशेंट्स को जो है धनवंतरी जैसे हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा है? और उसके लिए ये टाइम भी कंज्यूम होता है, क्योंकि उन लोग रेडी नहीं रहते हैं वहाँ पे। वहाँ का जो अपना पेशेंट्स है उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है जीवी पंत के पेशेंट्स को पीछे कर देता है, उनको जो है लेट अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो ये सब जो है बहुत ही मायने रखता है पेशेंट के लिए, एक पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ एमआरआई और ईसीजी जैसा और सीटी स्कैन जैसा मशीन्स अगर टाइमली अवेलेबल ना हो तो ये जो है ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है और इसमें जान का हानि भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आपका जो जीवी पंत हॉस्पिटल में जो ओपीडी में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट्स का, उसमें हमारा मांग ये था कि ये ऑनलाइन किया जाए और इसको मिनिमल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में लाया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि वहां पे एवरी डे जो है थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स जो है लाइन में खड़े रहते हैं और उनका जो है 2-3 घंटा जो है इसी में चला जाता है कि वो लाइन में खड़ा रहेंगे, उनके पारी कब आएगा। और साथ साथ में ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, ऐप सिस्टम है, क्योंकि मैं एक बार देखा भी था कि वहां पे क्यूआर कोड लगा हुआ है और एक ऐप जो जिसका नाम जो है आभा ऐप जो है तो फैसिलिटी रखा गया है,
लेकिन कितने आदमियों को पता है? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कम से कम इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए कि आप अगर कोई सकारात्मक और कोई पॉजिटिव काम पब्लिक के लिए कर रहे हो तो उसका जोर शोर से आके थोड़ा प्रमोट करें, एडवर्टाइजिंग करें। आप आपस में ही सब कुछ करके बैठ जाओगे और कोई मुद्दा आएगा, हम लोग जैसा लोग बोलेंगे तो आप रिप्लाई करोगे कि आप लोग होमवर्क किया कीजिए, हमारे पास ऑलरेडी ऐप है। भाई कितना आदमी को पता है कि वहां पे ऐप है? और अगर आपके पास अगर ऐप है तो यहाँ पे लाइन क्यों बढ़ रहा है दिन ब दिन? ये पॉइंट तो हमें नहीं उठाना चाहिए ना। अगर आपके पास फैसिलिटी है, आपके पास ऐप है, आपके पास प्रावधान है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको सामने आके पब्लिक के सामने बोलिए। आप जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा रखिए पब्लिक के सामने में। ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए। आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप है, आभा ऐप है, तो उसको प्रमोट करिए। अगर वो कारगर नहीं हो रहा है, वो अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे डिमांड्स को, तो आप ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन ऑप्शंस में जाइए, मोबाइल फैसिलिटीज में जाइए, एसएमएस के थ्रू में जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का फैसिलिटीज लाइए। और ये मैं सिर्फ सिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ विजयपुरम के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मेरा कंसर्न सबसे ज्यादा है जो इंटर आइलैंड्स में रहते हैं। एक तो उन लोग शिप पकड़ के यहाँ पे आओ, मतलब हालत बिगाड़ के यहाँ पे आओ एक ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद यहाँ पे आप ओपीडी में खड़ा रहो 3-4 घंटा, उसके बाद ट्रीटमेंट होने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद अगर डॉक्टर है तो वेल एंड गुड, फिर भी आपको टाइम लगता है। अगर डॉक्टर नहीं है तो फर्दर स्टेप्स के लिए उन लोगों को वेट करना पड़ता है। तो ये अंडमान का हेल्थ सेक्टर को आप कितना भी बात बोल लीजिए कि ये फैसिलिटीज है, ये हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों के पास ये ऑप्शंस है, लेकिन पब्लिक को पता नहीं चलता है। तो ये पब्लिक को पता चलने का काम किसको करना है? प्लीज, ये मेरा हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक डिमांड है कि कोई भी कंप्लेंट्स या कोई भी खामियां जो हम लोग उठाते आए हैं, या फिर आपको पता है कि आपके पास क्या खामियां है, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करे। उसको एक बड़े पैमाने पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में रख के जो सरकार को बोले कि भैया यहाँ पे ऐसा ऐसा कमी है, यहाँ पे फंड का इतना जरूरत है। अगर सरकार नहीं दे रहे तब जाके हमें बोलिए कि हाँ सरकार सपोर्ट नहीं कर रहे है। कोई एक कमेंट्स तो आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। सिर्फ हम लोग बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहोगे और पीठ पीछे बात करोगे कि इन लोग तो सिर्फ एक नकारात्मक इंफॉर्मेशन पब्लिक के बीच में फैला रहा है। तो आप सकारात्मक काम करिए, आप सकारात्मक इंफॉर्मेशन लेके सामने आइए, फिर हम जैसे लोग भी मुंह बंद कर लेंगे। आप वो भी नहीं करोगे। अगर आपके पास प्रावधान है, फैसिलिटीज है, तो सामने आके बोलिए, उसको एडवर्टाइज करिए, नॉर्मल से नॉर्मल पब्लिक को बताइए। आप काम वैसा करिए जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है उसको भी इंफॉर्मेशन मिलना, वैसा काम करिए। अंडमान के हालत जैसा है, अंडमान का ज्योग्राफिकल कंडीशन जैसा है, एक एक डिपार्टमेंट को वैसा फैसिलिटीज लाना चाहिए। और उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार कभी मना करेगा या सरकार कभी रोकेगा या टोकेगा। सरकार का जो एम है, सरकार का जो मतलब एम्बिशन है, जो सोच है, वो आप लोगों के थ्रू में फुलफिल होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। मैं हर एक डिपार्टमेंट के तरफ से मैं रिक्वेस्ट करके बोलूंगा कि आप लोग अपने अपने जो होम कंसर्न है, जो आपका खुद का डिपार्टमेंट का कंसर्न है, उसको सॉल्व करें, उसको सामने लाएं, और जो भी फैसिलिटीज आप लोग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं या मुहैया करा रहे हैं उसको भरपूर रूप से जो है एडवर्टाइज करें। हमारे यूट्यूबर्स है, हमारे मीडिया चैनल्स है, उन लोग हमेशा रेडी रहते हैं कोई भी पब्लिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो है स्प्रेड करने के लिए। थ्रू आउट अंडमान एंड नेशनल प्लेटफॉर्म में भी इन लोग फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसका लाभ लीजिए, इसका फायदा लीजिए। आपका अगर कोई सही काम हो रहा है तो उसको प्रेस मीट करके या फिर आपके तरफ से कोई प्रेस नोट निकाल के जो है पब्लिक को बताइए। आप आपस में ही रखेंगे तो कहां से पता चलेगा? और कितना कितना जिंदगी का नुकसान होता है आपका ये लापरवाही जैसा इंफॉर्मेशन नहीं देने के कारण। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो दोनों मेडिकल रिलेटेड जो पॉइंट्स मैंने अभी कहा है, जैसे कि एमआरआई और ईसीजी फैसिलिटीज, जीवी पंत है प्रायोरिटी, वहां पे हमेशा 24/7 जो है ये फैसिलिटीज एक्टिव रहना चाहिए। साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हॉस्पिटल्स है अप टू डिगलीपुर, सारा हॉस्पिटल्स में जो है मेजर स्कैनिंग फैसिलिटीज होना है। क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा पेशेंट्स होता है, उनका इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है।
इंटरनल बॉडी जो डैमेजेस होता है या हेमरेजेस होता है वो 3-4 स्कैनिंग के थ्रू ही पता चलता है। बाहर से दुनिया का कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने दीजिए, वो बाहर से देख के नहीं बता सकता है। इसके लिए एमआरआई जैसा मशीन, सिटी स्कैन जैसा मशीन, ईसीजी जैसा मशीन का हॉस्पिटल्स में होना बहुत जरूरी है। तो इसके इंपॉर्टेंस को आप लोग समझिए, डिपार्टमेंट के लोग, ताकि हम लोग जो आप लोग ये स्टेप लेंगे, ये फैसिलिटीज मुहैया कराएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो कंसर्न ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, दानिक्स है, इन लोग ये बात को समझे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हॉस्पिटल्स में। अंडमान के लोगों को और बेवकूफ बना के मत रखा करिए। मैं पुजारी विद्यासागर दुबे। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि शमशान घाट जो हमारे यहाँ जंगली घाट में उपस्थित है, उपलब्ध है, उसमें गंदगी बहुत ज्यादा है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरा अनुरोध है कि 16 संस्कार जो हम लोग करते हैं, हमारे पुजारी संगठन से लेके हम लोग 16 संस्कार में से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, जिसके लिए वहां लोग जाते हैं, वहां आते हैं, वहां से मोक्ष पाते हैं। लेकिन वहां की सुविधा, लकड़ी भीगी हुई मिलती है, जानवर घूमते रहते हैं, वहीं अगल बगल जानवरों की गंदगी मिलती है। तो ये सारी सुविधाएं थोड़ा इसको सुविधाजनक बनाए ताकि लोग वहां पहुंचे तो कम से कम उनका दाह संस्कार अच्छे क्रिया से कराया जा सके, लोग बैठ सके वहां, जो भी लोग आते हैं अपने उनके दाह को लेकर, बॉडी को लेकर, ताकि उनको बैठने का जगह मुहैया कराया जा सके, पीने का पानी, नहाने के लिए, नहलाने के लिए पानी। और जो लकड़ियां भीगी होती है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लकड़ियां जो भीगी होती है वो ठीक से जल नहीं पाती, जिस कोई कोई अंग ऐसा रह जाता है कि अधजला रह जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है, वो उसको जाकर देखे और उसके लिए सुविधाजनक स्टेप ले, ताकि वहां का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, वो सीधे ठीक हो सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। मेरे से पहले जैसे कि सागर भाई ने एक मुद्दा उठाया जंगली घाट में जो शमशान घाट है उसके बारे में, तो मैं उसी संदर्भ में एक और मुद्दा है जो कि बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। हमारे पूर्व जो सीएस साहब थे, जितेंद्र नारायण जी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, अस्थि विसर्जन घाट, जो कार्बिन स्कोप में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द, यानी कि 8 या 9 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन आज 2 साल होने को जा रहा है, ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं है। मैं सबसे पहले जो अस्थि विसर्जन घाट है इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। ये एक्चुअली शुरू किया गया था हमारे सनातनियों और हिंदू समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो आज 2 साल से प्रोजेक्ट लंबित पड़ा हुआ है। तो आज अभी अंडमान में हमारे जितने हिंदू भाई बहन हैं, इनके अपने रिश्तेदारों का जो मर जाने के बाद जो घाट विसर्जन का काम होता है, दर्पण होता है, वो करने के लिए मेलैंड जाना होता है। और आप सभी को पता है कि मेलैंड में जाना, जैसे गया हो, काशी हो, यहाँ मेलैंड जाने में खर्चा बहुत होता है। एक मिडिल क्लास को वहां जाके आके जाना, फिर वहां से आना, खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द ये अस्थि विसर्जन घाट का जो कार्य चल रहा है, इसको जल्द से जल्द अगर पूरा कराया जाए तो हिंदू समाज और सनातनियों के लिए बहुत बड़ा एक वरदान का तरह होगा और पूरा हिंदू समाज आपका कृतज्ञ रहेगा जिंदगी भर। धन्यवाद। जितने भी प्रेस के मेंबर्स आए हैं सबको नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। मैं संजय कुमार, मैं ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट। मैं आप लोगों के सामने में 2 चीज़, ऐसी चीज़ रखना चाहता हूँ जो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो अंडमान के डॉक्टर्स और जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप लोग एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले 1.5-2 साल से हम लोग मेडिकल में, हमारे अंशुमन भाई जो है मेडिकल में घूम रहे हैं। 23 पेशेंट्स थे जो अननोन थे, जो अननोन थे, जिनका आगे पीछे कोई नहीं था। उनको कैसे करके पता करके उनको, बाकी सबको हम लोग घर पहुंचा दिए। किसी का कोई नहीं है, उनको घर में पुलिस को मदद लेके, किसी को रंगत, किसी को माया मंदिर, किसी को बातों, सबको हम लोग घर में पहुंचा दिए। अभी 2 ऐसा पेशेंट जो है मेडिकल में पड़ा हुआ है। एक है अहमद, जिनको 16 महीना होने को आ गया, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, मेडिकल में पड़ा हुआ है। दूसरा है एक राजाराव बोल के, उसका भी 3-4 साल से मेडिकल में पड़ा हुआ है, बदन में कीड़ा लगा हुआ था, उसको मैगेट का प्रॉब्लम था उसका भी अभी हम लोग एम्पुटेशन करा के, उसका पैर काट के हम लोग उसको मेडिकल में सारा अंडमान से कलेक्शन करके उसका नर्सिंग होम में रख के उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने बाकायदा अटेंडर रखा हुआ, जो अटेंडर जाता है उसको सेवा करता है, सब कुछ करता है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेडिकल में और कोई भी अननोन पेशेंट नहीं है। ये 2 पेशेंट पड़े हुए हैं। राजाराव जिसको उम्र 45 है, सीधा मना हो गया है सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से और वहां से जो फरारगंज में जो ओल्ड एज होम है कि इसको हम लोग रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? एक तो इसका एज नहीं हुआ, दूसरा हमारे पास में वो फैसिलिटीज नहीं है। फैसिलिटीज मतलब एक आदमी इसको देख रेख करने के लिए रहना, ये वो चल नहीं पाएगा।
तो इसके लिए एक आदमी रहना है, इसका ड्रेसिंग कराना, ये कराना, तो वो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरा है अहमद। अहमद का क्या है, न्यू मेडिकल वार्ड का जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी स्टाफ नर्स और जितने भी वहाँ जो वार्ड में काम करने वाले आया है, मासी है, जितने भी है, उन सबको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूंगा। पिछले 16 महीने से उसका अच्छा से देख रेख कर रहे हैं, जबकि उसको डिस्चार्ज किए हुए 13 महीने से ज्यादा हो गया। अभी वो बेड में पड़ा हुआ, उसको हम लोग, कोई भी जाता है, कोई भी अच्छा आदमी आता है, कोई कपड़ा पहना देता है, कोई खाना को दे देता है, सिक्योरिटी गार्ड को बोल के रखा है, वो उसको खाना ला के दे देता है। तो मेरा मोपला कम्युनिटी से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अनुरोध करता हूँ कि प्लीज कोई व्यवस्था कीजिए, इनको मेडिकल से लेके जाइए, क्योंकि बेड जो है इनका जाने से हम लोग किसी और को और बेड प्रोवाइड कर सकते हैं। एक दूसरा क्या करें, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा, ना तो उसको कोई लेने के लिए आ रहा है, ना पुलिस कुछ एक्शन ले रहा है। पुलिस को वाले को भी हम लोगों ने बताया था कि इनका पड़ा हुआ है, पेशेंट पड़ा हुआ है, 15-15, 1600 आप लोग आके इंक्वायरी करो, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, कोई इसका जानकारी नहीं है, कोई इनका पूछने वाला नहीं है। MS मैडम, अर्पिता मैडम और डॉक्टर रोहित का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। इसलिए बोलना चाहूंगा कि ये केस में, एम्पुटेशन केस में, अर्पिता मैडम की तरफ से ये नर्सिंग होम प्रोवाइड किया गया है उसको, क्यों इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको हम लोग वार्ड में नहीं रख सकते, तो उसको वहाँ प्रोवाइड करके उसके लिए अंडमान के कुछ अच्छे लोग, जैसे भास्कर रन्ना हो गया, संजय मैशाक हो गया, मनदीप गरावाल जी हो गया, डॉक्टर श्रीका करके कुछ है हम लोगों की तरफ से भी, और बहुत सारे लोग जो अक्षय पंत हो गया, इन सब लोगों ने पैसा कलेक्शन कर करके, डॉक्टर अपने तरफ से और कुछ डॉक्टर स्टाफ नर्स लोग भी कलेक्शन कर करके उसके लिए अटेंडर रख रहे हैं। तो कब तक करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 2.5-3 महीना से ऊपर हो गया। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज कोई रास्ता निकालिए राजा राव के लिए और ये अहमद के लिए, कि उनको यहाँ से मेडिकल से कैसे भी करके आप लोग कहीं और शिफ्ट करें, जिससे कि हम लोग दूसरा पेशेंट को वहाँ अच्छे से रख के ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, मैं एन वेंकटरमन्ना, HRS का वाइस प्रेसिडेंट। मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ मुद्दा है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई माई बाप नहीं है, आप सबको मालूम है। और अभी यहाँ का ही हाल जो है, देखिए हम लोग प्रेस मीट कर रहा है, करंट अभी तक आया नहीं है, करंट कभी आता कभी जाता, और इससे बहुत सा जो भी इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट है, जो भी है, फ्रिज है, टीवी है, AC है, बल्ब है, ये सारा फ्यूज हो जाता है। तो इतना नुकसान हो रहा है, कोई उसका कोई माई बाप नहीं है। और एक क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो बराबर आता है, जब वो बिल बांधने जाने के टाइम में उसमें क्या बोलता है कि लिंक नहीं है, लिंक नहीं है करके बोलता, आदमी लोग अपना काम निकाल के, वो अपना थोड़ा टाइम निकाल के बिल बांधने के लिए जाता है, और जाने का टाइम में लिंक नहीं है करके बोल देता है। 2 दिन 3 दिन आदमी वही पैसा बांधने के लिए जाता है, लेकिन होता नहीं है। और मोदी सरकार क्या डिजिटल इंडिया भी सब जगह करके बोलता है। इन लोग सभी को, इलेक्ट्रिसिटी वालों को, हमको ऐसा सूत्रों से खबर मिला है कि स्विप मशीन दिया हुआ है, लेकिन इन लोग यूज ही नहीं करता। ये लोग बोलता है कि कैश लेके आओ, और कैश लेके जाने का टाइम में आदमी तो कितना बिल है क्या है तो किसी को मालूम नहीं है। लेके जाने का टाइम में जो चेंज पैसा होता है वो बोलता है कि चिल्लर नहीं है, चिल्लर लेके आओ, ठीक है। उसमें 5 रुपया और 10 रुपया, वो पैसा वापस देता ही नहीं। बहुत सा पब्लिक ये कंप्लेंट किया है, मेरा साथ खुद भी होया है। और बहुत जन तो जैसा इलेक्ट्रिसिटी का ऐप भी है, कोई कोई ऑनलाइन में जो पढ़ा लिखा है वो बांध देता है, और जो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो क्यू में जाके बांधना पड़ता है। और वहाँ में लगा दिया, इनका टाइमिंग है, बोलता है कि हम जैसे पता करा, वो बोलता है कि 8 बजे से लेके 1 बजे तक का उसमें लेना है, लेकिन जब जाने का वहाँ में लगा के रखा है 12:30 का बजे बाद में इन लोग पैसा लेता नहीं है पेमेंट। तो मैं पूछा जाके, क्यों आप लोगों को तो 1 बजे तक का टाइमिंग है? नहीं, हम लोग को तो फिर 12:30, हम लोग कोई ऑर्डर है, ऑर्डर उन लोग दिखाता नहीं है, ठीक है। फिर जाने के बाद में फिर मैं जैसे से भी मिलने के बाद में बात किया, तो इन लोग का ऐसा डिजिटल इंडिया से इन लोग कैश जो जमा होता है पूरा, तो सुबह से लेकर जो 12, 12:30 तक का जो भी कैश जमा होता है, इन लोगों को जाके बैंक में बांध, इवन तक इनका ड्यूटी शाम को 4 बजे तक, इन लोग 12:30 बजे तक पेमेंट ले लेता है। लेने के बाद में ये सब हिसाब करके 1 बजे तक बैंक में बांध के ये लोग घर चले जाता है। तो उसके बाद में ड्यूटी में कोई नहीं आता। या मैं माधुरी मैडम को भी अभी बीच में जो एक मीटिंग हुआ था सेक्रेटरिएट ऑफिस में, और ये उनका पास में ये है लिंक नहीं है, जैसे बोलता करंट का। तो पहले एक 10 साल पहले का हमको जहाँ तक मालूम है, हर साइट ऑफिस में जनरेटर रहता, जनसेट रहता था। अगर करंट जाने से भी लेता था, आदमी क्यों में रहता था, वो करंट आता था तो लोग बिल लेता था, तो बोलता भैया लिंक नहीं है, फिर वापस चले जाओ, फिर आदमी नेक्स्ट डे भी जाता है। ये तरह 2-3 बार होता है कि आदमी के साथ। ये जो ऐसी मैडम सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर जो माधुरी मैडम है, उनसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर जो साइट ऑफिस है
वहाँ में जनसेट का प्रोवाइड किए रहे और इनका जो 1 बजे से जो सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक का कम से कम रहने से आदमी अपना जाके सुविधाजनक अपना बिल का भुगतान कर सकें। और पानी का समस्या आप लोगों को वो भी एक है, आप लोग सभी को मालूम है, पूरा भारतवर्ष में कहीं भी अल्टरनेट डेज पानी का नहीं है। विजयपुरम में तो 12 महीना बारिश होता है, लेकिन आज भी इतना बारिश में भी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। इसका पिछला साल तो आप लोग सबको मालूम होगा, एक सप्ताह पानी नहीं आता था, 15। इसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट करना चाहिए ना। अब इतना 10-15 साल से ऐसे ही चल रहा है, थोप देता, खाली रेडियो में अनाउंसमेंट कर देता कि भाई 2 दिन का बाद पानी आएगा, 3 दिन का बाद पानी आएगा। पब्लिक का कुछ नहीं है, जितना IAS ऑफिसर आता अपना 3 साल के लिए अपना यहाँ रहता, अपना चले जाता, किसी को कुछ मालूम। परेशानी तो यहाँ का पब्लिक आइलैंडर को उठाना पड़ता है। और एक जो है अभी फिलहाल उधर में पॉलीटेक्निक में जो एक एक्सीडेंट हुआ था बच्चा लोग का, वो पॉलीटेक्निक एरिया पूरा जो डॉलीगंज जाता है वो तो पूरा क्राउड एरिया है, आप लोग सबको मालूम है, क्योंकि वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर मार्केट वगैरह है। तो उसमें क्या है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और उसमें जो कैमरा भी है, तो ड्रंक एंड ड्राइव वगैरह जो भी होता है, जो जाते हैं आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब जो ट्रैफिक पुलिस को ये भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रमन्ना भैया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो है बात कही है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी और पानी का इश्यूज तो यहाँ पे है ही है, और मुझे ये नहीं लगता है कि कैसे इन लोग अपने डिपार्टमेंट्स चलाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, 8 घंटा 9 घंटा 5 घंटा तो मिनिमम होता है पर डे करंट काटना, तो कैसे इन लोग चल रहे हैं, कैसे रिपोर्ट्स ऊपर तक भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये सब मतलब करप्शन से रिलेटेड भी है, ये बहुत बड़ा बात है। हमारे अंडमान में हर एक डिपार्टमेंट के पीछे ईडी लगना चाहिए और IB CID जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन फुलफिल करके प्रॉपर और सही रिपोर्ट जो है सरकार तक पहुंचाना चाहिए, अगर उन लोग सभी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो। दूसरा बात, आपने ये भी कहा है कि डॉलीगंज सेक्टर में हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ था, स्कूल बच्चों का वैन गिर गया था, ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि डॉलीगंज का वो एरिया जो है मार्केट एरिया बन रहा है और वो एरिया जो है थोड़ा क्राउडेड भी रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो जंक्शन में जो रोड आता है ऊपर से वो स्लोप है, तो वहां पे व्हीकल्स अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो बहुत बड़ा हादसा में कन्वर्ट हो सकता है। छोटा से छोटा चीज भी बहुत बड़ा हो सकता है। खैर मनाइए, उस दिन जो है गाड़ी के सामने कोई आदमी नहीं आया था, या कोई बाइक वाला नहीं आया था, कोई स्कूटी वाला नहीं आया था, या कोई लेडीज या कोई बच्चा वहां पे खड़ा नहीं था, वरना मुझे नहीं लगता कि उनका जान बच पाता वैसा एक्सीडेंट्स में। तो मैं आपने जो गुहार लगाया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कि वहां पे प्रॉपर साइनेज सिस्टम लगाएं, वहां पे आप हो सके तो वहां में एक ड्यूटी टाइम्स रहता है, जब पीक आवर्स रहता है, डे का टाइम जो रहता है, स्कूल आवर्स, ऑफिस आवर्स, ये टाइम में जो है वहां पे कांस्टेबल्स या ट्रैफिक पुलिस को नियुक्त करके वहां पे रखे, क्योंकि वो बहुत ही वाइटल जंक्शन पॉइंट होता है। ऐसा काफी सारा जगह है, मेन रोड छोड़ के अंदर, मतलब थोड़ा मेन रोड से अंदर भी आप जाएंगे तो जगह थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, मार्केट प्लेस ग्रो हो रहा है, तो वो सब जगह में जो है थोड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम रखना चाहिए, कांस्टेबल्स को रखना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसको जो है अपना ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे जो हादसा है इसको हम लोग रोक सके। आज जो भी प्रेस मीट आज यहाँ पे लोग आए हैं, जितने भी हमारे प्रेस के भाइयों आए हैं, सबको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज का जो प्रेस मीट था इसमें काफी सारा पॉइंट्स जो इतने सालों से या इतने दिनों से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, डिपार्टमेंट्स के तरफ से हो या फिर सरकार को हो या एडमिनिस्ट्रेशन को हो, जो भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे उसका एक ब्रीफ जो है आपके सामने रखा है। और ये सभी मुद्दे जो है बहुत ही वाइटल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जो हेल्थ सेक्टर है और जो आपका जो शमशान घाट से रिलेटेड जो है, शमशान घाट एक ऐसा जगह है जो आस्था का विषय है, एक लास्ट रिचुअल जो है वहां पर होता है, और उसका हालत अगर खस्ता रहेगा तो वाकई में ये आत्मा को बहुत तकलीफ मिलता है। तो ये चीज को जो है ध्यान में रख के ये डेवलपमेंट किया जाए। और आज का जो प्रेस मीट है आज यहीं पे खत्म करते हैं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।